नमस्कार। अब हम समानता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कानूनी समानता। कानूनी समानता का तात्पर्य इस बात से है कि राज्य अपने कानून निर्माण में सबको समान संरक्षण प्रदान करेगा, यानी वह राज्य के द्वारा कोई भी जो व्यवस्था दी जाती है, शिक्षा, चिकित्सा या अन्य आधारों पर, तो उसमें वह किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात सबके लिए ये सुविधाएं प्रदान करेगा और इन सुविधाओं के प्रदान करने में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर है कानून के समक्ष समानता, यानी सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे। राज्य कानून बनाते समय किसी भी व्यक्ति के आधार पर जाति, वंश, लिंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट, कर्तव्य के प्रसंग में समानता, यानी कर्तव्य के प्रसंग में प्रत्येक व्यक्तियों का कर्तव्य समान होगा। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति या समुदाय का कर्तव्य अलग होगा और किसी व्यक्ति का या समुदाय का कर्तव्य अलग होगा। जैसे राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य भावना है उस वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होगा। सभी को राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि करों के निर्धारण में समानता। करों के निर्धारण में समानता को हम इस रूप में समझे, सभी लोगों को एक समान कर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि किसी की आय अधिक है और किसी की आय बहुत कम है, तो कर देने की क्षमता के आधार पर इसमें भेदभाव किया जा सकता है। अमीरों पर ज्यादा कर और अपेक्षाकृत कम अमीर जो है उन पर कम कर, ऐसा किया जा सकता है और यह भेदभाव समानता की धारणा के विपरीत नहीं है। नेक्स्ट है विवेक संगत आधार पर भेदभाव। राज्य विवेक संगत आधार पर भी नागरिकों के साथ भेदभाव कर सकती है। जैसे किसी वर्ग विशेष को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए वह विवेक संगत आधार पर भेदभाव कर सकती है। जैसे एससी, एसटी या फिर महिलाओं, अन्य पिछड़े वर्गों आदि के लिए शिक्षण शुल्क या अन्य अवसरों पर उन्हें कुछ विशेष छूट प्रदान करती है और यह विशेष छूट भेदभाव नहीं है और यह समानता के सिद्धांत के विपरीत नहीं है। दूसरा, राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का तात्पर्य इस बात से है कि राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार सभी व्यक्ति को समान रूप से है। जैसे वोट देने का अधिकार, सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है, उनमें से किसी को भी जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें एक बात जरूर ध्यान दिया जाता है कि किसी को न्यायालय द्वारा यदि पागल या दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो ऐसे व्यक्ति को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार। संविधान द्वारा चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार भी सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। हाँ, इसमें भारत सरकार ने एक चुनाव अधिनियम बनाया है और इस चुनाव अधिनियम में जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधान के शर्तों के अनुरूप ही कोई व्यक्ति चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। जैसे कोई अवयस्क है या अन्य आधारों पर उसको उम्मीदवारी से वंचित होना पड़ सकता है। प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपनी समस्या राज्य के सम्मुख रख सकता है या अपनी शिकायत राज्य के सामने कर सकता है। ये राजकीय नियुक्तियों तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि राज्य के विभिन्न पदों पर वह बहाली पा सके या राज्य के द्वारा सम्मान वो प्राप्त कर सके। विचारों की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार। भारत में या अन्य जगहों पर भी इस तरह की राजनीतिक समानता के अंतर्गत ये अधिकार दिए जाते हैं। खास करके साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों में
राजनीतिक दल निर्माण का अधिकार नहीं है, लेकिन सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने पसंद के हिसाब से राजनीतिक दल बना सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक समानता। समानता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है सामाजिक समानता। अमेरिका तथा अन्य कई देशों में काले गोरे के आधार पर भेदभाव कायम रहा है। ये भारत में सामाजिक असमानता तो व्यवहार में आज भी प्रचलित है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था और उसमें जाति पाति का भेदभाव, उसमें खास करके हरिजनों के साथ छुआछूत, ऊंच नीच आदि का जो भेदभाव रहा है, अस्पृश्यता, ये इन सभी बातों से हम लोग भली भांति परिचित है। इसलिए भारत सरकार ने अपने संविधान में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। अस्पृश्यता भारतीय समाज में एक कलंक के रूप में रहा है और इसलिए संविधान निर्माण में इसके उन्मूलन के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। साथ ही सती प्रथा, कन्या भ्रूण, ये भी जो बातें हैं, ये भी सामाजिक समानता से जुड़ा हुआ पक्ष है। जैसे सती प्रथा महिलाओं के लिए लागू थी। प्राचीन काल में ये भारत में बहुत दिनों तक ये प्रचलित रहा है कि पुरुषों की मृत्यु के बाद महिलाओं को भी उसी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था और राजा राम मोहन राय तथा विलियम बेंटिक के सहयोग से इसके खिलाफ कानून बना और आज सती प्रथा समाप्त हो गया है। सती प्रथा अब नहीं है, लेकिन सामाजिक असमानता का यह बहुत ही अमानवीय पक्ष रहा है। सामाजिक असमानता का एक और अमानवीय पक्ष जो आज भी हम समाज में देखने को हमें मिलता है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या। और ये कन्या भ्रूण हत्या भी सामाजिक असमानता के कारण है। लोग लड़कियों को गर्भ में ही जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं और ये कन्या भ्रूण हत्या लिंग भेद के रूप में हमारे समाज में प्रचलित है। हालांकि अब इस पर लोगों में जागरूकता बहुत आई है, लेकिन यह मानवीय कलंक के रूप में है। इस प्रकार से हम सामाजिक समानता के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातों को गौर कर सकते हैं। सबसे पहले कि किसी भी व्यक्ति को वंश, जाति, वर्ण, धर्म के आधार पर हेय या नीचा नहीं माना जाना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों से कम अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा समाज बनाया जाना चाहिए जिसमें सोशल इंटरकोर्स, सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। वैवाहिक संबंधों अथवा खान पान के अवसरों पर लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। नेक्स्ट, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है समानता का। हालांकि आर्थिक समानता का आशय यह नहीं है कि सभी व्यक्ति को समान, आर्थिक रूप से समान बना दिया जाए, ऐसा संभव भी नहीं है। सभी व्यक्तियों को हम एक बार एक ही तरह से एक ही बराबर संपत्ति प्रदान भी कर दे, यानी सपोज दैट सब व्यक्ति को 1-1 लाख रुपया एक बार दे दिया जाए, फिर एक सप्ताह के बाद हम क्या पाएंगे कि बहुतों ने 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, बहुतों की 1 लाख रुपए 1.5 लाख में बदल गए और बहुतों के 1 लाख में से 10,000 ही खर्च हुए हैं। यानी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हर मनुष्य की प्राथमिकताएं अलग अलग है। हर मनुष्य की जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो अलग अलग है और इस आधार पर आर्थिक रूप से सभी व्यक्ति समान नहीं हो सकता है। लेकिन आर्थिक समानता का आशय यहाँ इस समानता से है कि हर व्यक्ति को उसके मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, यानी भोजन, वस्त्र, आवास, इनकी पूर्ति होनी चाहिए और समाज में आर्थिक विषमता ज्यादा नहीं होना चाहिए। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे न तो अमीरों की संख्या बढ़े और न ही गरीबों की संख्या बढ़े। रॉबर्ट डाल ने
राजनीतिक अस्थायित्व और आर्थिक समानताओं को एक दूसरे से संबंधित माना है। यानी जितना अधिक आर्थिक समानता होगी, राजनीतिक अस्थायित्व की गारंटी उतनी ही अधिक दी जा सकती है। तो आर्थिक समानता के मुख्य पहलू क्या है? आर्थिक समानता के मुख्य पहलू ये है कि सभी व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, आवास की जो मौलिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। सबको रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। सभी व्यक्ति को उचित अवकाश मिलना चाहिए। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, अंग भंग की स्थिति में सबको राज्य के द्वारा समान रूप से सहायता मिलनी चाहिए। पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाना चाहिए। सबको अपने व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति और उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित नहीं होने चाहिए तथा किसी का भी शोषण नहीं हो, खास करके आर्थिक शोषण नहीं हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। आर्थिक असमानता को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए, यानी आर्थिक विषमता समाज में कम से कम होनी चाहिए। अब हम स्वतंत्रता और समानता के क्या संबंध है, इस पर विचार करेंगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के विरोधी है। स्वतंत्रता अपनी इच्छानुसार काम करने की बात कहता है, तो समानता का आशय इस बात से है कि प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझने में है। यानी समानता सभी व्यक्तियों को समान समझने की बात कहता है, जबकि स्वतंत्रता सभी को अपने इच्छानुसार कार्य करने की बात कहता है। डी टॉकविले तथा लॉर्ड एक्टन जैसे विद्वान के अनुसार समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है। एक्टन लिखते हैं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता को व्यर्थ बना दिया है। स्वतंत्रता की जो आशा है वह समानता की उत्कट अभिलाषा में स्वतंत्रता की अभिलाषा व्यर्थ हो गई है। लेकिन वास्तव में इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता ने तो हॉब्स के बर्बर समाज में ही संभव है। इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता वास्तव में संभव नहीं है। यह अराजक स्थिति को उत्पन्न करेगा। इसलिए वास्तव में स्वतंत्रता उसको कहते हैं जो नियमों में बंधा हुआ हो। यानी स्वतंत्रता सीमित स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। यानी नियमों के अधीन जो स्वतंत्रता है वही स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता है। दूसरी ओर प्राकृतिक समानता या आय की समानता भी स्वप्न लोकीय है। स्टालिन ने भी आय की समानता को मूर्खतापूर्ण बकवास कहा। वास्तव में हम पाते क्या है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे का पूरक है। दोनों का उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का विकास करना है। स्वतंत्रता में न्यूनतम प्रतिबंध लगाने की बात कही जाती है, विशेषाधिकार को खत्म करने की बात कही जाती है, जबकि समानता के अंतर्गत सबके व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर देने की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक समानता यदि नहीं होगी तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। यदि सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार बन के रह जाएगा, और यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ अमीर लोगों के हाथ का खिलौना बन जाएगा। इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक है। धन्यवाद।